गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कैंसर स्क्रीनिंग एट आयुष्मान सेंटर्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जून 2023 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की आयुष्मान भारत स्कीम पर। तो पहले तो आयुष्मान भारत स्कीम देखते हैं हम क्या है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। नेशनल हेल्थ पॉलिसी द्वारा रिकमेंडेड स्कीम है ये, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 उसको मीट करने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, और एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाने का ये प्रोग्राम है, जो एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो ये बनाए गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इनमें जितने भी 30 साल से लोग ऊपर हैं इंडिया में, उनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए जो है एनुअल स्क्रीनिंग दी जाएगी। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, 3 तरह के जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं, उन सब की भी जो है एनुअल स्क्रीनिंग दी जाती है। ठीक है। तो अब इंडिया में जो कैंसर का मेनेस है वो 14.1 लाख न्यू कैंसर केसेस इंडिया में 2022 में देखने को मिले, जिसमें 9.1 लाख डेथ जो है वो डिसीज़ की वजह से हुई। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन जो है वो हमें देखने को मिला। मेन में लिप, ओरल कैविटी और लंग्स के कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिले, और विमेन में ऑफ कोर्स ब्रेस्ट और सर्विक्स के। और डब्ल्यू ने एस्टिमेट किया कि 2 करोड़ न्यू कैंसर केसेस और 97 लाख डेथ्स जो है वो 2022 में रिपोर्ट की गई ग्लोबली। तो अब जो रिपोर्ट जो सबमिट की गई है उसमें कहा गया कि आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम जो है वो मोर देन 5.47 करोड़ यूज़र्स ने अक्रॉस द कंट्री अवेल की है, लेकिन कैंसर स्क्रीनिंग जो हेल्थ सेंटर्स में होनी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। नेगेटिव जो टेक अवेज़ हैं इसमें, उसमें ये कहा गया कि ओरल विजुअल एग्जामिनेशन जो है वो ओरल कैंसर के लिए किया जाने की एक टेक्निक है। विजुअल इंस्पेक्शन जो है वो एसिटिक एसिड के साथ वो सर्विकल कैंसर के केस में की जाती है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है। लेकिन जो नर्सिस और मिडवाइव्स हैं जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में, उनकी अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है ठीक से। तो उनकी जो स्क्रीनिंग स्किल्स हैं कैंसर से रिलेटेड वो भी सही नहीं है। जो सर्विकल कैंसर से रिलेटेड स्क्रीनिंग होती है वो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। ठीक है। ईयरली स्क्रीनिंग तो जो है वो इसीलिए लार्जली एबसेंट है इन सेंटर्स से। जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का स्टाफ है उसको लिमिटेड या बहुत ही ज़ीरो ही नॉलेज है ऑलमोस्ट हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को स्क्रीनिंग करने के लिए भी एनुअल बेसिस पर। ठीक है। तो पॉजिटिव टेक अवेज़ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो ऑपरेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से ही पाया गया। नीति आयोग की टीम्स ने ये भी देखा कि मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इन फैसिलिटीज़ में अवेलेबल थे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने $5 लाख जो हैं वो यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ये जो ट्रस्ट फंड है 2009 में इस्टेब्लिश किया गया यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म द्वारा 2017 में, और इसको ट्रांसफ़र किया गया बेसिकली। तो कंट्रीब्यूट कौन कर सकता है इसमें? गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इवन इंडिविजुअल्स भी इसमें पैसा दे सकते हैं। और ये जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन है ये काउंटरिंग फाइनेंस ऑफ टेररिज्म और काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम में जो है सपोर्ट देगी। तो कैपेसिटीज़ बिल्ड की जाएंगी मेंबर स्टेट्स की, ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका की, ताकि वो क्रिटिकल इश्यूज ऑफ टेरर फाइनेंसिंग से डील कर सकें। अब यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म क्या है? 2017 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, यूएन जनरल असेंबली की मोशन द्वारा अडॉप्टेड है ये ऑफिस। लीडरशिप प्रोवाइड करता है जनरल असेंबली के काउंटर टेररिज्म मैंडेट्स को, कोऑर्डिनेशन एनहेंस करता है, कोहेरेंस दिखाता है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट एंटिटीज़ को, डिलीवरी स्ट्रेंथन करके देता है यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस मेंबर स्टेट्स को।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बटागे क्रेटर। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक स्टडी के मुताबिक एक ह्यूज क्रेटर साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में वो 35 मिलियन क्यूबिक फीट से हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड जो है वो फ्रोज़न ग्राउंड मेल्ट हो रहा है। तो ये बटागे क्रेटर, इसको गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं, और ये रशिया के फार ईस्ट साइबेरिया में लोकेटेड है, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। और इसमें एक राउंडेड क्लिफ भी है। एक ऐसा सेक्शन है हिल साइड का जो कोलैप्स हो गया था, याना अपलैंड्स, नॉर्दर्न याकुटिया रशिया के, वहाँ पर लोकेटेड है। और ये क्रेटर जो है वो एक परमाफ्रॉस्ट लैंड के मेल्ट होने की वजह से बना है। खासकर जो आइस एज थी जब, उस समय से बनना शुरू हुआ है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? कोई भी ग्राउंड जो कि कम्प्लीटली फ्रोज़न है और -32 डिग्री सेल्सियस से, और -32 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस या कोल्डर है उससे, वो कम से कम 2 साल तक लगातार स्ट्रेट। बहुत ही कॉमन है ये परमाफ्रॉस्ट नॉर्दर्न और सदर्न पोल्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस। इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वियतनाम ने यूएस प्रेसिडेंट को कहा है कि क्विकली उनका वियतनाम का स्टेटस नॉन मार्केट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस कर दिया जाए। तो नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस क्या है? यूएस बेसिकली डेजिग्नेट करता है एक कंट्री को नॉन मार्केट इकोनॉमी, कुछ सेवरल फैक्टर्स को देखते हुए। अगर करेंसी की जो कंट्री की करेंसी जो है वो कन्वर्टेबल है, वेज रेट जो है वो क्या फ्री बारगेनिंग से हो रहे हैं लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, जॉइंट वेंचर्स या अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उसमें अलाउड है कंट्री में कि नहीं, स्टेट क्या कंट्रोल तो नहीं करती बहुत सारे रिसोर्सेज को और प्राइस और आउटपुट डिसीजंस को, और फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे ह्यूमन राइट्स वो भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके हिसाब से ही अगर नॉन मार्केट स्टेटस इकोनॉमी स्टेटस मिलता है, उसके हिसाब से ही यूएस जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी जो है वो इम्पोज करता है उन डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ के ऊपर। तो मार्केट इकोनॉमी का क्या होता है? बेसिकली वो इकोनॉमीज़ जहाँ पर प्रोडक्शन डिसीजंस और जो प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर्स और बिजनेस के बीच में इंटरेक्शंस के हिसाब से जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, और एंटरप्राइजेज़ को या फिर एंटरप्रेन्योर्स को फ्रीडम होती है कि वो प्रॉफिट्स परस्यू कर सकें। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? एक टैरिफ इम्पोज किया जाता है जो इम्पोर्ट्स के ऊपर, जो कि फॉरेन प्रोडक्ट्स जो फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं और बिलो फेयर मार्केट वैल्यू हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट्स के हिसाब से, तो हम उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं ताकि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बचा सकें, लोकल बिजनेसेस को बचा सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिकल सेल डिसीज़। सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक 12-year-old बॉय है यूएस का, वो पहला पर्सन बना है वर्ल्ड में जिसको सिकल सेल डिसीज़ है, और वो एक कमर्शियली अप्रूव्ड जीन थेरेपी जो है वो लेगा ताकि कंडीशन को क्योर कर सके। तो सिकल सेल डिसीज़ क्या है? एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन फ्लॉड हो जाता है। तो एक जो है हीमोग्लोबिन एस, ये एस देखने को मिला है सिकल सेल डिसीज़ के लोगों में, और वो सिकल या फिर क्रिसेंट या शेप हो जाता है। बेसिकली आरबीसीज़ को सिकल या क्रिसेंट शेप कर देता है, और डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन जो होती है टिश्यूज़ को वो अफेक्ट करता है। तो आरबीसीज़ नॉर्मली डिस्क शेप्ड होते हैं, और जब ये सिकल सेल डिसीज़ होती है तो आरबीसीज़ जो हैं वो क्रिसेंट या सिकल शेप्ड हो जाते हैं। तो डिफेक्टिव जीन की वजह से होता है ये, जिसको सिकल सेल जीन कहते हैं। अर्ली टाइम पर तो जब ये डिसीज़ होती है तो एक्सट्रीम टायर्डनेस, फसीनेस देखने को मिलती है। लेटर स्टेज में सिवियर पेन, अनीमिया, ऑर्गन डैमेज और इन्फेक्शंस देखने को मिलती हैं। और ट्रीटमेंट इसकी क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। और भी कई तरह की ट्रीटमेंट है सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। जीन थेरेपी भी जैसे आजकल जो है वो की जा रही है पोटेंशियल क्योर की बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हिंडौन रिवर। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि एक एडिशनल रिपोर्ट सबमिट की जाए हिंडौन रिवर के ऊपर, जो हिंडौन रिवर पर पोल्यूशन है। तो हिंडौन रिवर क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की,
प्राइमरली रेन फेड रिवर है। लोअर शिवालिक रेंजेस जो हैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, वहाँ से होते हुए ये यमुना रिवर ऑफ जो है वो यमुना रिवर नोएडा में जाकर ये डिस्चार्ज होती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, काली और कृष्णी रिवर। हिंडौन जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज है गंगा बेसिन का। 2015 में तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पाया था कि हिंडौन रिवर का पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि उसको डेड रिवर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट द्वारा 2010 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, और जो भी जो डिसीजन लेता है ट्रिब्यूनल वो सिर्फ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने एक वर्क प्लान जो है वो अडॉप्ट किया है कंट्री, लैंडस्केप्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स और बायोफ्यूल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक अलायंस है गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज़, और इसको लॉन्च किया गया था G20 समिट जब इंडिया में हुई थी 2023 में, उस टाइम पर। ये इनिशिएटिव है इंडिया का जिसमें बिगेस्ट कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जो है बायोफ्यूल्स के उनको इकट्ठा किया गया है और बायोफ्यूल्स को एक एनर्जी ट्रांजिशन का जो है मोड दिखाने के लिए ये अलायंस बनाया गया है। इससे मार्केट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, ग्लोबल बायोफ्यूल्स ट्रेड को कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाई जाएगी, लेसन शेयरिंग की जाएगी आपस में, टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, ग्लोबल अपटेक बढ़ाया जाएगा बायोफ्यूल्स का, डेवलपमेंट, अडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट किए जाएंगे। एक सेंट्रल रिपोजिटरी भी बनेगा ये नॉलेज रिलेटेड टू बायोफ्यूल्स। 24 कंट्रीज़ और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऑलरेडी वो इस अलायंस को ज्वाइन कर चुके हैं। तो बायोफ्यूल क्या है? एक शॉर्ट टाइम स्पैन में बायोमास से प्रोड्यूस किया जाता है फ्यूल। 4 तरह के होते हैं। पहले तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, जो शुगर, स्टार्च या वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट से बनाया जाता है। सेकेंड जनरेशन में नॉन फूड क्रॉप से बनाए जाते हैं बायोफ्यूल्स। थर्ड जनरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं जैसे एल्गी। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स जो हैं वो सिर्फ बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस नहीं होता बल्कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको भी कैप्चर और स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक न्यू हाई यील्डिंग वीट सीड वैरायटी जो है वो इंट्रोड्यूस की है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट और फोरमोस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च और हायर एजुकेशन के फील्ड में, एग्रीकल्चरल साइंसेज में। सिचुएटेड है दिल्ली में और इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। तो इसको शुरुआत जब हुई थी तब इसको हम पूसा इंस्टीट्यूट कहते थे, तब ये 1905 में बिहार में पूसा में शुरू किया गया था। उस समय इसको एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था। लेकिन हुआ क्या कि एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया 1934 में। उस समय जो है इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया 1936 में। तो इसका मैंडेट क्या है? स्ट्रेटजिक और एंटीसिपेटरी रिसर्च करना हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, रिसोर्सेज डेवलप करना, एफिशिएंट क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एक सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की तरह भी ये सर्व करता है, नेशनल लीडरशिप प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल रिसर्च में, और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल चुका है 1958 में। रिस्पॉन्सिबल है ये रिसर्च के लिए जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई थी इंडिया में 1970s में। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is cancer screening at Ayushman centers. This topic is important for your governance section. So as per Niti Aayog report, which was prepared in June 2023, it has assessed the performance of Ayushman Bharat scheme, so which is a scheme which was launched in 2018 and it was recommended by the National Health Policy in 2017. The initiative is aimed to meet Sustainable Development Goal number 3, so as to leave no one behind.
So it has two components. First is the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Second is the health and wellness centers. So these health and wellness centers are basically a mandate under the scheme to create 1,50,000 health and wellness centers by transforming the existing sub centers and primary health centers. The aim is to ensure the access to quality health care closer to the community. These health wellness centers also offer annual screening for those 30 years or older for non communicable diseases like hypertension, diabetes, three of the most common cancers in India, that is oral, breast, and cervical cancer. So this cancer menace in India can be seen from the fact that in 2022 India had more than 14.1 lakh new cancer cases and over 9.1 lakh deaths due to disease. Breast cancer was the most common one. In men, cancers of lip, oral cavity, and lung were the most common ones. In women, cancers of breast and cervix were very common. Globally, the World Health Organization estimated 2 crore new cancer cases and 97 lakh deaths in the year 2022. So, what are the key findings of the report? Ayushman Bharat Insurance Scheme has been availed by more than 5.46 crore new users across the country. Uh, when it comes to cancer screening at the health and wellness centers, there is huge gap. So currently we have three distinct methods of screening for three cancers: oral visual examination for oral cancer, visual inspection with acetic acid for cervical cancer, clinical breast examination for breast cancer. But the nurses and midwives at these centers, they are still to be trained for the same. The training is required to sharpen the screening skills for cancer also. For example, that the provision of screening of cervical cancer is yet to be operationalized. Yearly screening was still largely absent in these centers. The staff had limited or no knowledge of the fact that screening of hypertension and diabetes needed to be done on an annual basis. But this report has also found that infrastructure in these centers was in accordance with the standards as envisaged in the operational guidelines. Niti Aayog teams also found that medicines and diagnostic tests were available free of cost in all these visited facilities. So the next topic is United Nations Counter-Terrorism Trust Fund. This topic is important for your international relations. So recently, India has contributed $5 lakh to UN Counter-Terrorism Trust Fund, which was established in 2009 and it was transferred to the UN Office of Counter-Terrorism in 2017. So this fund accepts contributions from governments, intergovernmental and non-governmental organizations, private institutions, and individuals. So India's contribution would support the global programs like countering financing of terrorism, countering terrorist travel program, and they are aimed at building capacities of member states of Eastern and Southern Africa so as to combat the critical issues of financing of terrorism. What is this UN Office of Counterterrorism? It was established in 2017 by the adoption of a motion by UN General Assembly. It provides leadership to the General Assembly. It provides leadership on the counterterrorism mandates of the General Assembly. It enhances coordination and coherence across the global counterterrorism coordination compact entities. It strengthens the delivery of United Nations counterterrorism capacity building assistance to member states also. Okay. So the next topic is Bata Gay crater. This topic is important for your environment section. So a new study has found that a huge crater in Siberia's permafrost is growing by 35 million cubic feet every year as the frozen ground melts. So, what is this Batagay crater? It is also called as the gateway to the underworld. It is located in Russia's far east, which forms the part of the world's biggest permafrost crater. And it is a crater or mega slump which features a rounded cliff which was first spotted on satellite in 1991 after a section of hillside collapsed in the Yana uplands of northern Yakutia in Russia. Scientists believe that this crater is the result of a melting permafrost land that was frozen during the Ice Age to 2.58 million years ago. What is permafrost?
It is any ground which remains completely frozen, uh, 0 degrees Celsius or colder, for at least 2 years straight, and they are found most commonly in northern and southern poles areas. Okay. So the next topic is non-market economy status. This topic is important for your economy section. Vietnam has been pushing the US president to quickly change its non-market economy classification to market economy status. So what is non-market economy status? The US designates a country as non-market economy based on several factors, like if the country's currency is convertible, if the wage rates are determined by free bargaining between labor and management, if the joint ventures or other foreign investments are allowed in that country, if the state of that country controls the allocation of resources and price and output decisions. Even other factors like human rights are to be considered. The non-market economy label allows the US to impose anti-dumping duties on goods imported from designated countries. So when what is market economy then? So when in a system, the production decisions and prices of goods and services are guided primarily by the interactions of consumers and businesses, it is called market economy, and it gives enterprises the freedom to pursue profits in those economies. So, what is anti dumping duty? So, it is a tariff imposed on imports manufactured in foreign countries, but they are priced below the fair market value of similar goods in the domestic market. So, anti dumping duty is imposed so as to offset that price differential and to protect the local businesses. So the next topic is sickle cell disease. This topic is important for your social issues. So recently, a 12-year boy uh, from US has become the first person in the world with sickle cell disease to begin a commercially approved gene therapy which may cure this condition. So what is sickle cell disease? It is an inherited blood disorder marked by flawed hemoglobin. So people with sickle cell disease have atypical hemoglobin molecules called the hemoglobin S, and this sickle cell disease interferes uh, with the delivery of oxygen to the tissues because the RBCs uh, distort themselves into a sickle or crescent shaped. So RBCs are generally disc shaped, but in the sickle cell disease they become crescent or sickle shaped due to genetic mutation. So a defective gene can cause this sickle cell gene. Initially the symptoms include extreme tiredness or fuzziness from anemia, swollen hands and feet, even jaundice. At the later stage, severe pain, anemia, organ damage, and infections can happen. So the treatment involves a bone marrow transplant. There are other treatments also which can help relieve symptoms. Even these days, gene therapy is being explored as another potential cure. Okay. So the next topic is Hindon River. This topic is important for your environment section. So National Green Tribunal has recently asked Uttar Pradesh Pollution Control Board to submit an additional report on pollution of the Hindon River. So Hindon River is a tributary of Yamuna River and it is primarily a rain-fed river. It originates from the lower Shivalik ranges of Saharanpur district of Uttar Pradesh. It flows across the industrial belt of western Uttar Pradesh and discharges into the Yamuna River in Noida. Its tributaries include Kali and Krishna River. Hindon is now one of the most polluted stretches in the Ganga River basin, and in 2015, the Central Pollution Control Board found that Hindon's pollution levels were so severe that it was declared a dead river. What is National Green Tribunal? It was established under the National Green Tribunal Act of 2010. It consists of a chairperson, the judicial members, and expert members. This tribunal is not bounded by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure. Instead, it is guided by the principles of natural justice. So the next topic is Global Biofuel Alliance. This topic is important for your environment section. So Global Biofuel Alliance has adopted a work plan focused on assessing countries' landscapes, drafting policy frameworks, and conducting biofuel workshops. This alliance is an alliance of governments, international organizations, and industries. It was launched on the sidelines of G20 summit in New Delhi in 2023. So basically, it's an initiative by India to bring together biggest consumers and producers of biofuels. So it aims to position biofuels as a key to energy transition and contribute to jobs and economic growth.
The significance of alliance lies in strengthening markets, facilitating global biofuels trade, development of concrete policy lesson sharing, and provision of technical support for national biofuels programs worldwide. It intends to expedite the global uptake of biofuels. It also will facilitate the development, adoption, and implementation of internationally recognized standards, codes, principles, and regulations to incentivize biofuel adoption and trade. It will also act as a central repository of knowledge and an expert hub. 24 countries and 12 international organizations have already signed up for this alliance. So, what is biofuel? It is produced over a short span of time from biomass. There are different generations of biofuel. The first generation involves the biofuels which are made from sugar, starch, vegetable oil, or animal fats. Then there are second generation ones which are produced from non food crops. The third generation ones are produced from microorganisms like algae. The fourth generation ones provide a way to capture and store carbon dioxide. So the next topic is Indian Agricultural Research Institute. This topic is important for your governance section. So Indian Agricultural Research Institute has recently introduced a new high yielding wheat seed variety called HD 3386. So this IARI is India's largest and foremost institute in the field of research and higher education and training in agricultural sciences. It is situated in Delhi and it is administered by the Indian Council of Agricultural Research. It is popular. It was popularly known as PUSA. It is popularly known as PUSA Institute because it began in 1905 at Pusa in Bihar. It was then known as the Agricultural Research Institute, and after a devastating earthquake in 1934, this institute was shifted to Delhi in 1936. So the mandate of this agriculture institute is to provide basic, strategic, and anticipatory research in the horticultural crops and enhance productivity and quality. The research aims to develop research this the research in frontier areas to develop resource use efficient integrated crop management technologies. It also serves as center for academic excellence. It also provides national leadership in agricultural research. It has attained the status of deemed university in the year 1958, and it has been responsible for the research leading to the green revolution in India of 1970s. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.